बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 24 में से लेक्चर नंबर 20, जिसका टॉपिक है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि किस तरह से डार्विन ने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस की और उसने क्या थीरीज़ दी, जिसमें उसने कहा कि किस तरह से न्यू स्पीशीज़ का ओरिजिन होता है। उसमें 2 पॉइंट्स उसने दिए, डिसेंड विद मॉडिफिकेशन एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ के कुछ पॉइंट्स थे। तो हमने ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट लिया कि किस तरह से ऑर्गेनिज़म्स अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप में मॉडिफिकेशंस लेके आते हैं ताकि वो बेटर अडॉप्ट कर सकें, और आहिस्ता आहिस्ता ये चेंजेस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि वो जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो अपनी पेरेंट स्पीशी से बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं और उनको एक न्यू स्पीशी का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इसी एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे कुछ एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के बारे में कि एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट तो डार्विन ने दे दिया, लेकिन उसके लिए साइंस हमेशा एक्सेप्ट करती है ऐसी चीज़ को जो जिसके साथ प्रूफ्स भी हों, लॉजिक्स भी हों, एविडेंसेस हों। ठीक है, तो एवोल्यूशन जो एक जिस कॉन्सेप्ट को आज सब मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उसके क्या क्या एविडेंसेस थे। चार्ल्स डार्विन ने जो ऑब्ज़र्वेशन की तो उसने तो यही कहा कि जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीशीज़ की और जो फोसल रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं ये चीज़ को प्रूव करने के लिए कि ऑर्गेनिज़म्स में एवोल्यूशन होती है, स्पीशीज़ चेंज करती हैं अपने आप को, अपने आप में चेंजेस लाती हैं। तो दो जो पॉइंट्स डार्विन ने एविडेंस के तौर पे बताए वो थे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ और फोसल रिकॉर्ड। इन दोनों चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी और फोसल रिकॉर्ड को भी। फिर जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, बायोलॉजी ने प्रोग्रेस की, तो और भी बहुत सारे एविडेंसेस हमारे पास आए जो ये प्रूव करते हैं कि एवोल्यूशन होती है। ठीक है, उन एविडेंसेस के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बायोजियोग्राफी को। बायोजियोग्राफी क्या होती है? बायोजियोग्राफी हम बोलते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़। बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं, जो अर्थ पे जितनी भी एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, उनकी अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि जो तमाम स्पीशीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनकी सारी अर्थ पे, सारे जो प्लानट अर्थ है उसके ऊपर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो कि एक कॉन्टिनेंट में भी 50 ये वाले ऑर्गेनिज़म हैं, दूसरे में भी इतने हैं, तीसरे में भी, यानी 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो सब में किसी एक स्पीशी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम हो। ऑर्गेनिज़म जो हैं वो तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिफरेंट स्पीशीज़ की वो अर्थ के ऊपर डिफरेंट होती है। किसी एक एरिया में स्पीशीज़ जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगी, दूसरे एरिया में उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होगी, और कुछ स्पीशीज़ तो ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक ही एरिया में पाई जाती हैं, वो दूसरे एरिया में पाई ही नहीं जाती। जिस तरह से हम अक्सर कंट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ पे ये वाले जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन उसके अलावा वो और कहीं भी वो वाले ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो नहीं पाए जाते। जिस तरह से कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो गर्म इलाकों में पाई जाती हैं, कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो सर्द इलाकों में पाई जाती हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिज़म्स की, डिफरेंट स्पीशीज़ की, उस डिस्ट्रीब्यूशन को जब हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोजियोग्राफी। तो बायोजियोग्राफी जो था वो फर्स्ट एविडेंस था डार्विन ने जो पेश किया एवोल्यूशन के लिए, कि जो उसने साउथ अमेरिका एक्सपीडिशन पे जब वो गया था तो उसने डिफरेंट गैलापेगस आइलैंड्स पे जो ऑर्गेनिज़म्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको स्टडी किया, ऑब्ज़र्व किया, डिफरेंट फिंचेस को, फौना एंड फ्लोरा को ऑब्ज़र्व किया गैलापेगस आइलैंड्स के। तो उसने ये ऑब्ज़र्व किया था कि जो गैलापेगस आइलैंड्स के ऊपर स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो दुनिया में और कहीं भी नहीं पाई जाती, और उनकी जो सिमिलैरिटीज़ हैं, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ उन ऑर्गेनिज़म्स की जो गैलापेगस आइलैंड्स पे थे उनकी सिमिलैरिटीज़ थी जो मेन लैंड था यानी कि साउथ अमेरिका था उसके साथ, जिससे उसने ये इंटरप्रेट किया कि ये ऑर्गेनिज़म जो थे ये बेसिकली मेन लैंड से ही बिलोंग करते थे, यानी कि साउथ अमेरिका से बिलोंग करते थे, लेकिन ये किसी तरह पहुंच गए उन गैलापेगस आइलैंड्स पे और वहाँ का इन्वायरमेंट इनको डिफरेंट मिला, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया, अपने आप में मॉडिफिकेशंस लेके आए, चेंजेस लेके आए, और आहिस्ता आहिस्ता उनमें चेंजेस इतनी ज़्यादा आ गई कि वो अपने मेनलैंड पे जो उनके एंसेस्टर्स थे, जो पेरेंट्स थे, उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो गए और उनको डिफरेंट स्पीशी का नाम दे दिया गया।
तो इस तरह से जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिजम्स की, ये पहला एविडेंस था एवोल्यूशन का। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स चले जाते हैं मेनलैंड से, जो आसपास के एरियाज़ में ऑर्गेनिजम्स चले जाते हैं, तो वहाँ पे उनको एनवायरनमेंट डिफरेंट मिलता है, तो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आप में एडाप्टेशंस लेके आते हैं। तो इसीलिए वो चेंजेस तो उनमें आ जाती हैं, लेकिन वो बिल्कुल एंटायरली चेंज नहीं होते, उनमें किसी हद तक सिमिलैरिटीज़ होती हैं अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जो मेनलैंड पे मौजूद होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसकी? एग्जाम्पल हमने गैलापेगस आइलैंड्स पे जो फिंचेस की एग्जाम्पल पढ़ी, वो एग्जाम्पल तो है। इसके साथ एक और ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है आर्मेडिलोस। आर्मेडिलोस जो है ये मैमल्स हैं, आर्मर्ड मैमल्स हम इनको इसलिए बोलते हैं। आर्मर का मतलब आप लोग जानते हैं, मतलब हम अक्सर फ़ौज के लिए इस्तेमाल करते हैं कि असलहे से लेस होने का मतलब होता है आर्मर्ड होना। तो इनको हम आर्मर्ड क्यों बोलते हैं? इनके पास कोई असला नहीं होता, बल्कि इनको हम आर्मर्ड मैमल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है इन्वायरमेंट से। तो जो प्रोटेक्शन इनके पास मौजूद होती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं आर्मर्ड मैमल्स। ठीक है, जो इनको इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है, बिल्कुल जिस तरह से एक्जोस्केलेटन होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से, इसी तरह से इनके पास भी प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं। अब ये जो आर्मेडिलोस थे, ये सिर्फ़ और सिर्फ पाए जाते थे अमेरिका में पाए जाते थे। और इनके जब फोसिल्स को स्टडी किया गया, आर्मेडिलोस के जो फोसिल्स थे, जो पुराने ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे साउथ अमेरिका में, तो उनको स्टडी किया गया, तो ये चीज़ ऑब्ज़र्व की गई कि ये काफ़ी हद तक अपने एंसेस्टर्स से सिमिलर थे, लेकिन सिमिलैरिटीज़ होने के साथ साथ इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस भी थे। तो इससे उन्होंने ये इंटरप्रेट किया कि ये जो डिफरेंसेस हैं वो इसलिए हैं पुराने एंसेस्टर से, पेरेंट से, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे इन्वायरमेंट चेंज हुआ तो इन ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लिया, चेंजेस लेके आए। ठीक है, तो ये जो आर्मेडिलोस है ये अपने फोसल से, अपने जो एंसेस्टर्स थे उनसे सिमिलैरिटीज़ भी रखते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंसेस भी थे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है जो एवोल्यूशन के लिए एविडेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, वो है फोसल रिकॉर्ड। फोसल्स हमें पता है ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो पास्ट में पाए जाते थे, लेकिन फिर पास्ट में वो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई और वो प्रिजर्व हो गए किसी तरीके से। ठीक है, तो जब हम उनको स्टडी करते हैं उन फोसल्स को, तो उससे हमें एवोल्यूशन का एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है। हमें पता है कि जब हम फोसल्स को स्टडी करते हैं तो वो वाले फोसल्स जिनकी एज सबसे ओल्ड होती है, मतलब सबसे ज़्यादा जिनकी एज होती है, वो सबसे ओल्डेस्ट फोसल्स होते हैं। जिनकी एज उससे कम होती है वो थोड़े न्यूअर फोसल्स होते हैं। ठीक है, और जो सबसे रीसेंट वाले फोसल्स होते हैं उनकी एज सबसे कम होती है। तो इस तरह से हम जो फोसल्स हम लोग डिस्कवर करते हैं उनको क्या कर देते हैं, एक सीरीज़ की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं उनकी एज के अकॉर्डिंगली। जो सबसे ओल्डेस्ट फोसल्स होते हैं उनको सबसे पहले रखते हैं, फिर उसके बाद जो है जो जिनकी एज उनसे कम होती है, इस तरह से हम एक सीरीज़ की फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स को, स्पीशीज़ को अरेंज कर देते हैं। हमारे पास कंप्लीट एक रिकॉर्ड आ जाता है कि सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, उसके बाद रिसेंट वाला कौन सा होगा। ठीक है, तो फोसल रिकॉर्ड जो था ये एवोल्यूशन का एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस था। एग्जाम्पल क्या आ जाती है हमारे पास फोसल रिकॉर्ड की? जब हम बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी, ये बायो की ब्रांचेस हैं, इन ब्रांचेस को जब हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, हम सेल बायोलॉजी को, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को, उनकी बायोकेमिस्ट्री को हम स्टडी करते हैं, तो हम कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स जो हैं ये सबसे एंशियंट ऑर्गेनिजम्स हैं, और साइंस के अकॉर्डिंगली प्रोकैरियोट्स जो हैं वो तमाम ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर्स हैं। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ के ऊपर, जितनी भी स्पीशीज़ हैं, वो सब की सब कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, उनका एंसेस्टर कौन था? प्रोकैरियोट था। तो जब हमने फोसल्स को स्टडी किया तो सबसे ओल्डेस्ट फोसल भी हमें प्रोकैरियोट का ही मिला। ठीक है, जिससे हमें ये साबित हुआ कि साइंस बिल्कुल ठीक कहती है कि प्रोकैरियोट्स ही एंसेस्टर्स हैं तमाम ऑर्गेनिजम्स के, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट फोसल्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स के मिलते हैं हमें, जिसका मतलब ये है कि प्रोकैरियोट्स ही सबसे पहले दुनिया में आए। ठीक है,
डिफरेंट जो क्लासेस हैं ऑर्गेनिज़म्स की, जिसमें हम लोग फ़िशेस के बारे में, एम्फीबियंस के बारे में, बर्ड्स के बारे में, मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो डिफरेंट क्लासेस हैं ऑर्गेनिज़म्स की, उनके जब हमने फोसल्स देखे, उनका फोसल रिकॉर्ड देखा, तो उनके फोसल्स भी हमें सीक्वेंस वाइज मिले। ठीक है, यानी सबसे पहले हमें किसके फोसल्स मिले? फ़िशेस के। उसके बाद हमें अर्लियर वर्टिब्रेट्स के फोसल्स मिले, उसके बाद एम्फीबियंस के फोसल्स मिले, उसके बाद रेप्टाइल्स के, फिर मैमल्स के और फिर बर्ड्स के। यानी कि इन सब के मैमल्स, सारी जो क्लासेस हैं ऑर्गेनिजम्स की, उनके मैमल्स हमें सीक्वेंस वाइज मिले। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है सीक्वेंस वाइज। ठीक है, तो इनके जो फोसल्स थे, उनका सीक्वेंस वाइज मिलने का मतलब क्या था कि ये जो ऑर्गेनिज़म है, ये सीक्वेंस वाइज ही अर्थ में आए हैं। सबसे ओल्डेस्ट फोसल हमें फ़िश के मिले, तो इसका मतलब है कि सबसे पहली जो क्लास थी वो फ़िश की थी। उसके बाद फिर कौन आए? उसके बाद वर्टिब्रेट्स आए, फिर एम्फीबियंस आए, फिर रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स और फिर बर्ड्स। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस वाइज हमने अरेंज किया हुआ था ऑर्गेनिज़म को कि सबसे ओल्डेस्ट फिशेस होंगी, फिर अर्लियर वर्टिब्रेट्स होंगे, फिर हम एम्फीबियंस होंगे। और जब हमने इनके फोसल रिकॉर्ड्स को स्टडी किया, तो हमें इनके फोसल उसी सीक्वेंस वाइज मिले, जिससे हमें ये प्रूव हुआ कि सबसे ओल्डेस्ट प्रोकैरियोट्स की तो बात हम करते ही हैं कि उनसे सारे ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट हुए थे। तो उनसे सबसे पहले ओरिजिनेट हुई फिशेस, फिर वर्टिब्रेट्स, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स एंड मैमल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, इसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स को हम स्टडी करते हैं, तो उससे भी हमें एवोल्यूशन का एविडेंस मिलता है। जिस तरह से हम मैन की एवोल्यूशन को स्टडी करते हैं, ह्यूमन की, हम कहते हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो ओरिजिनेट हुए थे मंकी से। इसी तरह से हॉर्स की एवोल्यूशन को भी हम लोग स्टडी करते हैं। तो जब हॉर्स की एवोल्यूशन को हम स्टडी करते हैं, तो उससे भी हमें एवोल्यूशन का स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है। जिस तरह से हमने जो टाइम पीरियड है जितना भी, उसको हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते भी हैं, जुरासिक, ट्राइएसिक, पर्मियन। तो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हमने डिवाइड किया है जितनी भी हिस्ट्री है अर्थ की, कि मतलब जब से अर्थ बनी है, जब से दुनिया बनी है, तब से लेके अब तक के टाइम पीरियड को हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। और जो फोसल्स रिकॉर्ड को हम स्टडी करते हैं, जो फोसल्स हमें मिलते हैं, उनको हम उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज करते हैं कि सबसे जो ओल्डेस्ट फोसिल्स थे वो हमें कैम्ब्रियन जो है वो सबसे इनिशियल टाइम पीरियड है, उसमें मिले। फिर ऑर्डोविशियन में, फिर सिलोरियन में कौन से ऑर्गेनिज्म मिले, डिवोनियन में कौन से मिले, कार्बोनिफेरस में कौन से मिले। तो इस तरह डिफरेंट टाइम पीरियड्स में हमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मिले, तो वो भी उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली मिले, जो सीक्वेंस हम प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं कि सबसे पहले प्रोकैरियोट्स, फिर फिशेस, तो फिर इनवर्टिब्रेट्स। तो इस तरह से हमें ये प्रूव हुआ कि एवोल्यूशन हुई है ऑर्गेनिज़म्स में, प्रोकैरियोट से फिशेस, फिशेस से वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो इस तरह से ऑर्गेनिज़म जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से इवॉल्व हुए हैं। फोर्थ हम जो एविडेंस पढ़ेंगे एवोल्यूशन का। अच्छा, फोसल्स होते क्या हैं? फोसल्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि फोसल्स आर द एक्चुअल रिमेन्स आर ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड इन एंशियंट जियोलॉजिकल टाइम। यानी कि फोसल्स जो हैं वो ऑर्गेनिज़म्स के रिमेन्स हैं, बाकियात हैं, जो पुराने दौर में पाए जाते थे। ठीक है, तो वो किसी वजह से उनकी बॉडीज़ जो हैं प्रिजर्व हो गई। वैसे तो हम कहते हैं कि जब मर जाते हैं इंसान, हम उनको दफन कर देते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडीज़ ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से ये जो उनकी बॉडीज़ थी वो प्रिजर्व हो गई, महफूज हो गई। और अब हम उनको इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब हम उनको स्टडी करते हैं, तो वो बिल्कुल अपनी एक्चुअल हालत में होते हैं। ठीक है, मतलब अच्छी कंडीशन में होती हैं उनकी बॉडीज़। तो फोसल्स क्या है? बेसिकली ये रिमेन्स हैं ऑर्गेनिज़म्स के, जो पुराने ज़माने में पाए जाते थे। तो ये प्रिजर्व किस तरह हो जाती हैं उनकी बॉडीज़? उनकी बॉडी प्रिजर्व हो जाती है या तो सैंड में, या रेजिन में, या आइस में। रेजिन जो है ऐसा ऑर्गेनिज़म है, अगर हम इसमें किसी चीज़ को प्रिजर्व करते हैं, तो वो हमेशा के लिए उसकी बॉडी प्रिजर्व हो जाती है। ठीक है, जिस तरह हम लैब में अक्सर स्पेसिमन्स को भी प्रिजर्व करते हैं, तो हम उनमें इसी तरह के केमिकल्स यूज़ करते हैं, रेजिन्स वगैरह। तो ये जो है ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे काम करते हैं। ये जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स की बॉडी को प्रिजर्व करने के काम आते हैं। इसी तरह आइस में डिफरेंट अर्थ के एरियाज़ हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती है, जहाँ पे आइस जो है वो 24 आवर्स रहती है।
तो आइस में भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी प्रिजर्व हो सकती हैं। जिस तरह हम अक्सर चीज़ें जो हैं वो फ्रिज में रख देते हैं, तो रेफ्रिजरेटर में रखने का मकसद क्या होता है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, ठीक है। तो इसी तरह से जो आइस वाले एरियाज़ थे वहाँ पे जिन ऑर्गेनिजम्स की डेथ हुई उनको आइस ने कवर कर दिया, तो वो वहीं पे प्रिजर्व हो गए, ठीक है। तो अब इतने सालों बाद भी जब हम उनको स्टडी करते हैं तो उनकी बॉडीज़ जो है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड होती हैं, प्रिजर्व्ड होती हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज़म भी होती हैं जिनकी बॉडीज़ बहुत सॉफ्ट होती हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स के जो बॉडी है उनको प्रिजर्व करना मुश्किल होता है। तो वो किस तरह से प्रिजर्व हुए होंगे, वो क्या करते हैं कि वो ज़मीन के ऊपर अपना एक इम्प्रेशन छोड़ देते हैं, कास्ट छोड़ देते हैं। जिस तरह से कि कहीं जगह से अगर बिल्ली मूव करती है, या फिर हम बीच पे अक्सर जाते हैं तो वहाँ पे जब हम चलते हैं तो हमारे पाँव के निशान वहाँ पे पड़ जाते हैं। तो इसी तरह से जो सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स थे उनके भी अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर उनके इम्प्रेशंस हैं, कास्ट की फॉर्म में वो प्रिजर्व हो गए। तो उनके उन कास्ट को, इम्प्रेशन को भी हम स्टडी करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज़म कैसा होगा, ठीक है। या फिर कुछ ऑर्गेनिज़म ऐसे भी होते हैं कि जिनकी कास्ट जो है वो फिल हो जाता है किसी और मिनरल से या और केमिकल से। जिस तरह से वो जो वहाँ पे एक कास्ट बनेगा, जो निशान बनेगा उसकी बॉडी का, वहाँ पे क्या चीज़ होगी, वहाँ पे वो फिल हो जाएगा या सिलिका के साथ या कैल्शियम कार्बोनेट या किसी और मिनरल के साथ। तो कभी कभी कुछ फोसल्स ऐसे भी होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी तो नहीं होती, लेकिन डिफरेंट मिनरल्स होते हैं जो उसकी बॉडी की फॉर्म में सेव हो जाते हैं। जिस तरह हम अक्सर सांचे यूज़ करते हैं किचन में भी शेप देने के लिए चीज़ों को, ठीक है। तो शेप जो थी ऑर्गेनिज़म की बॉडी का, जो इम्प्रेशन रह गया था अर्थ के ऊपर, वो सेव हो गया था और उसमें जो है वो फिल हो गया कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका या कोई भी और मिनरल, तो वो बिल्कुल उसकी बॉडी की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। तो उसको भी फॉसिल के तौर पे ही हम लेते हैं, उससे भी हमें जो पुराने ऑर्गेनिजम्स थे उनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। ज़्यादातर फॉसिल जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। अच्छा, थर्ड जो एविडेंस है एवोल्यूशन का वो है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। कंपैरेटिव का मतलब कंपेयर करना, और एम्ब्रियोलॉजी मतलब, एम्ब्रियोलॉजी हमें पता है ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। तो जब हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के एम्ब्रियोज़ को स्टडी किया तो उससे हमें क्या ऑब्जर्वेशंस हमने की। साइंस कहती है कि जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होंगे, जिनका आपस में कोई रिलेशन होगा, मतलब जो एक इंसेस्टर से इन्वॉल्व हुए होंगे, उनके एम्ब्रियो वाली स्टेज में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तमाम जो वर्टिब्रेट्स हैं, ऑर्गेनिजम्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में। तो जो सारे वर्टिब्रेट्स हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं और जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो जो वर्टिब्रेट्स होंगी, तो जितने भी वर्टिब्रेट्स की क्लासेस हमारे पास आ जाती हैं, वो कहते हैं कि तमाम वर्टिब्रेट्स के जो एम्ब्रियो हैं वो एक ही उनके दरमियान कुछ सिमिलर स्टेजेस होते हैं, वो सिमिलर स्टेजेस से गुज़रते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिशेस के, फ्रॉग्स के, स्नैक्स और बर्ड्स एंड ह्यूमंस, ये डिफरेंट क्लासेस है ना वर्टिब्रेट्स की। तो इनके जो एम्ब्रियो की स्टेज होती है, उसकी एम्ब्रियो की स्टेज में पाए जाते हैं गिल पाउचेस ऑन साइड ऑफ देयर थ्रोट्स। उनके थ्रोट्स की साइड्स पे गिल पाउचेस पाए जाते हैं एम्ब्रियो की स्टेज में, ठीक है। इन तमाम क्लासेस के ऑर्गेनिजम्स की एम्ब्रियो की स्टेज में गिल पाउचेस पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि इन तमाम ये जो डिफरेंट क्लासेस हैं, इनके एम्ब्रियो में सिमिलैरिटी है। इसका मतलब ये है कि ये एक एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। फ्रॉग, स्नेक, बर्ड, ह्यूमन और फिशेस के एम्ब्रियो को जब हम स्टडी करते हैं तो उनकी एम्ब्रियो की स्टेज में उनकी थ्रोट की साइड पे क्या पाए जाते हैं, गिल पाउचेस। सब के एम्ब्रियो की स्टेज में गिल पाउचेस होते हैं, जिससे हमें ये साबित हुआ कि ये तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये इनका एंसेस्टर कॉमन है, ठीक है। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, जिस तरह से हमने ह्यूमन एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पढ़ी थी कि एम्ब्रियो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाता है एक एडल्ट की फॉर्म में। तो जैसे ही इन सब के एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो फिर वो अपनी क्लास के अकॉर्डिंगली जो है वो डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। जो फ़िश का एम्ब्रियो होगा वो फ़िश में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ह्यूमन का एम्ब्रियो होगा वो ह्यूमन में कन्वर्ट होगा। तो एम्ब्रियो की स्टेज में उनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं और फिर वो जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही डेवलपमेंट होगी वो एम्ब्रियो एक डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एम्ब्रियो की स्टेज में सिमिलैरिटीज़ का पाया जाना इस बात का सबूत है कि ये सब एक
इंसेस्टर से ओरिजिनेट किए हैं, ठीक है। फिर फ़िश में जो है वो जो फ़िश का एम्ब्रियो जो फ़िश में कन्वर्ट होता है तो उसके गिल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, जो गिल पाउचेज़ हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं गिल्स में, ठीक है। इसी तरह से ह्यूमंस में वो जो गिल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं यूस्टैकियन ट्यूब्स में। यूस्टैकियन ट्यूब्स जो हैं ये हमारे ईयर्स को कनेक्ट करती हैं हमारे थ्रोट के साथ, ठीक है। तो जो एम्ब्रियो की स्टेज में गिल पाउचेस थे, तो जैसे ही एम्ब्रियो उसमें डेवलपमेंट हुई वो एडल्ट में कन्वर्ट हुआ तो वो गिल पाउचेस कन्वर्ट हो गए किस में, यूस्टैकियन ट्यूब्स में।